राइजिंग भारत में भारत की बात में मेरे साथ है श्री राजीव लोचन जी, जो कि सुप्रीम कोर्ट के एक मशहूर वकील हैं। और मैं आज उनके साथ संभावना सेठ, जो कि एक मशहूर सेलिब्रिटी हैं, उनके द्वारा उठाया गया कदम, उन्होंने एक हॉस्पिटल को नोटिस दिया है, वो कहाँ तक सही है। जैसा कि मैंने कल इस बारे में थोड़ा सा रिसर्च किया इस बात पे, और मुझे पता चला कि संभावना सेठ के पिताजी की डेथ हो गई है, और शायद उनकी डेथ करीब शायद हफ्ते भर पहले हुई है। और उनकी डेथ एक दिल्ली के एक अस्पताल में कोविड की वजह से हो गई। इस चीज़ को लेके ऑफ कोर्स संभावना सेठ काफ़ी दुखी थी, और उन्होंने उनके जो 3-4 बिंदुओं पर जिस पे उन्होंने नोटिस दिया है, क्योंकि आप अगर हॉस्पिटल को नोटिस दे रहे हो तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपकी जो डिससेटिस्फेक्शन है, या तो वहाँ की व्यवस्था को लेकर है, या डॉक्टरों की ट्रीटमेंट को लेकर है, या जो आपके साथ व्यवहार हुआ, या जिस तरह से चीज़ों को टैकल किया गया। तो जो संभावना सेठ ने इस बात को उठाया है कि शी वॉज नॉट वेरी हैप्पी, कि वो इस बात से बहुत खुश नहीं थी कि जिस तरीके से उनके फादर के केस को जो है हॉस्पिटल ने, दिल्ली के एक प्राइवेट हॉस्पिटल ने टैकल किया। और जो दूसरी बात है कि ऑफकोर्स जो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट है उसके बारे में भी उनके क्वेश्चन थे। और तीसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जिस तरीके से जो हॉस्पिटल ने उनके साथ व्यवहार किया, क्योंकि एक समझने वाली बात है कि उन्होंने अपना इस बीमारी के दौरान, इस महामारी के दौरान अपने पिता को खोया है, और जो उस हॉस्पिटल में भर्ती थे। तो अब अगर हम लीगल एस्पेक्ट की बात करें तो यस, हमारी संविधान हमें ये इजाज़त देता है कि अगर हमारी, चाहे वो लीगल प्रोफेशन क्यों ना हो, यस, हम डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, लेकिन साथ साथ ये एक जिम्मेवारी भी है कि अगर कहीं ना कहीं अगर पेशेंट के परिवार को ऐसा लगता है कि उनके साथ जो है सही ट्रीटमेंट नहीं हुआ है, तो इस बारे में वो नोटिस दे सकते हैं। तो इसलिए नोटिस देना मतलब इट्स अ नॉर्मल इंसिडेंस। इफ शी हैज सम डिससैटिस्फैक्शन शी कैन आस्क क्वेश्चन। अच्छा राजीव जी, मैं आपसे ये बात जानना चाहूँगा कि इस कोरोना काल में डॉक्टर्स क्या अपनी ड्यूटी पूरी ईमानदारी से नहीं निभा रहे हैं? जबकि इस कोरोना काल में कम से कम 500 डॉक्टर्स जो हैं, वो अपनी जान गँवा चुके हैं। तो उनके परिवार वाले किसके प्रति केस करें, किसको बोलें, किसको दोष दें? यस, आपने बहुत वैलिड बात कही है, और सबसे पहले जो देश के डॉक्टर्स हैं, मैं उन सबको नमन करता हूँ। और वो सब जो है उनकी, बिकॉज दे आर लाइक अ फ्रंट लाइन वॉरियर। वो जो है वो हमारे, जिस तरह से हमारे आर्मी सेना जो है वो युद्ध के मैदान में लड़ते हैं, उसी तरह से आज जो है वो इस महामारी से हमारे लिए लड़ रहे हैं। और मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया करता हूँ और उनको नमन करता हूँ। लेकिन सवाल ये है कि जब कहीं ना कहीं चीज़ें ऐसी हो जाती है, और जैसे मैंने कहा कि और आपने भी बताया कि 500 डॉक्टर्स लोगों ने अपनी जान गंवाई है, तो यस, वो अपनी ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसी बात नहीं है कि वो अपनी ड्यूटी पूरी जिलो जान से कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहेगा कि उनके पेशेंट का केस खराब हो। लेकिन कई बार ऐसा होता है, क्योंकि इस बारे में भी डिनाई नहीं किया जा सकता है कि कई केसेस ऐसे आते हैं जहाँ पे कुछ नेग्लिजेंस हो जाती है। और बिकॉज एज वी आर अ ह्यूमन एंड यू नो एज अ इंसान, क्योंकि डॉक्टर भी कहीं ना कहीं इंसान ही है, हम उन्हें भगवान का दूसरा रूप कहें, लेकिन उनसे भी गलतियां हो सकती है, संभावनाएं हो सकती है। और एक ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट बात बताते हैं कि जो कोरोना काल है, ये स्पेशली इसका कोई मेडिसिन एक्चुअली जो अभी जो ज़्यादातर मेडिसिन जो चल रहे हैं वो हिट एंड ट्रायल मेथड पे चल रहे हैं। यस, भारतीय सरकार जो है वो एक मैक्सिमम बेनिफिट के बिहाफ पे जो है, जैसे आईसीएमआर और जो है वो अप्रूवल्स देती है, और उसके बाद डॉक्टर्स उस दवाई का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमने देखा है कि इस कालांतर में अगर हम स्टार्ट करें तो शुरू में जो है वो जैसे पैरासीटामोल या डोल से इन्होंने ट्रीटमेंट के स्टार्ट करी, फिर उससे पहले उसके बाद हाइड्रोक्लोरोक्विन आ गया, उसके बाद फिर कहा कि नहीं, इसके अलावा जो है अब जेथ्रोमाइसिन जो है उसका इस्तेमाल हो रहा है। फिर उसके पश्चात देखा गया कि और अगर ज़्यादा क्रिटिकल केस है तो उस केसेस में
क्या होता है कि उन्होंने जो है वो स्टेरॉइड भी देना शुरू किया, और कई केसेस में तो प्लाज्मा थेरेपी की बात हुई, कई केसेस में जो है रेमडेसिविर इंजेक्शन की बात हुई। लेकिन जो है आज इस चीज के बारे में बात होती है और 10 दिन या महीने भर बाद में कहा जाता है कि एक दूसरा स्टेटमेंट आता है कि नहीं ये उतना इफेक्टिव नहीं है, या इसकी जरूरत नहीं है। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि जिस तरह से हम साइंस की बात करते हैं, मेडिकल साइंस जो है उसमें भी बहुत ज्यादा संभावनाएं हैं, हर रोज नए रिसर्च आ रहे हैं, और इसमें कोई भी ट्रीटमेंट, बिकॉज जैसे कोरोना का कोई इलाज अभी परमानेंट नहीं है, आपकी जो इम्यूनिटी है वही आपको बचा सकती है। तो डॉक्टरों की कोशिश रहती है कि चाहे वो अपने दवा के माध्यम से जल्दी आपके इम्यूनिटी को वो बाउंस बैक कराएं, ताकि आपने रोग से लड़ने की क्षमता हो सके। लेकिन सवाल ये है कि जिस तरीके से लोग मर रहे हैं, तो अफकोर्स ये सवाल हमेशा पैदा होता है कि कहीं ना कहीं जो है ये सवाल दोनों तरफ से उठता है कि क्या जो ट्रीटमेंट है वो अगर ट्रीटमेंट इतना ही एब्सोल्यूट था तो हर बंदा क्यों नहीं बच जा रहा, और ट्रीटमेंट अगर एब्सोल्यूट नहीं है तो इसका मतलब संभावनाओं की अभी और रिसर्च होना बाकी है। तो जो आपका सवाल ये कह रहे हैं कि डॉक्टर भी अपनी तरफ से, जैसे मैंने कहा, ये वॉर पे हैं, अब कौन सा हथियार काम करेगा ये रिसर्च का विषय है, लेकिन जो हथियार सबसे ज्यादा काम कर रहा है उस पर ही काम चल रहा है, और जो है वैक्सीनेशन की बात हो रही है या जिन दवाओं का इस्तेमाल हो रहा है, क्योंकि लाखों लोग हमारे देश में रोज ठीक भी हो रहे हैं कोरोना से, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो जो दवाएं इफेक्टिव है मेजोरिटी में, क्योंकि वो दवाओं का यूज और उसका प्रभाव भी ये पेशेंट टू पेशेंट बदलता है। अगर किसी पेशेंट की इम्यूनिटी ज्यादा है तो हो सकता है कि उसका पैरासीटामोल से काम चला जाए, उसकी इम्यूनिटी थोड़ा उससे कम है तो वो जेथ्रोमाइसिन लेना पड़े, हो सकता है उसका इम्यूनिटी बहुत ही कम है तो इन दैट केस स्टेरॉइड तक जाना पड़े। तो ये डिपेंड करता है कि अगर वो पेशेंट को कोई और बीमारी है तो उसकी मेडिकेशन का लेवल कुछ और हो सकता है। तो ये सारी चीजों को समझते हुए ही लाइन ऑफ ट्रीटमेंट डिसाइड होता है, और इसलिए मैंने कहा कि इसमें किसी चीज को एब्सोल्यूट कहना बहुत ही मुश्किल वाली बात है। अच्छा राजीव जी, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि आपको नहीं लगता कि संभावना सेठ द्वारा उठाया गया जो कदम है, वो कहीं न कहीं डॉक्टरों के प्रति लोगों का अविश्वास पैदा करेगा? सवाल ये देखिए, अविश्वास वाली बात नहीं है, सवाल है कि कहीं ना कहीं मैंने ये बताया कि हम किसी के पर्सनल लॉस को रिकवर नहीं कर सकते हैं। अगर संभावना सेठ के पिता की मृत्यु हुई है और उसे कहीं ना कहीं, देखिए नॉर्मल केसेस में 10 में से हार्डली एक या 100 में से एक या दो लोग इस तरह का कंप्लेन करते हैं, तो इस तरह के कंप्लेन बहुत कम आते हैं। लेकिन जब किसी को लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ है या उनको कहीं ना कहीं डिससेटिस्फेक्शन है, तभी वो इस तरह का नोटिस देते हैं। लेकिन एक बात और बताना चाह रहा हूं कि जिस तरीके से, अगर आपको मैं याद दिलाना चाहूंगा कि अभी 10 दिन पहले ही जिस तरह से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और बाबा रामदेव के बीच जो है वो खींचातनी हो रही है, और मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि जब मैं आपसे बात कर रहा हूं और आज जो है डॉक्टरों ने जो है बेसिकली ब्लैक बैंड बांध के उनके अगेंस्ट जो है विरोध प्रदर्शन किया है, जबकि बाबा रामदेव ने ये बात कहा कि जो है कई लोग जो है दवाई खाने के बाद भी मृत्यु हो रही है, एलोपैथ दवा खाने के बाद भी काफी लोग मर रहे हैं। तो सवाल यह है कि इस बात से किसी डॉक्टर के सम्मान का लेना देना नहीं है, ये बात दवाई को लेके है, क्योंकि जब लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अभी कंप्लीटली एब्सोल्यूट नहीं है, अब अभी उसमें संभावनाएं हैं, कई लोग हॉस्पिटल से जाते हैं और बच के भी आ जाते हैं और बहुत अच्छा रिकवर करते हैं, लेकिन कई लोग मर भी जाते हैं। तो इस केस में जिस तरीके से इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने जो एरोगेंस दिखाया कि मतलब, और बाबा रामदेव ने जबकि अपनी बात वापस भी ले ली, ठीक है, उसके बावजूद भी वो उन्हें माफ करने के मूड में नहीं है, उन्होंने 1000 करोड़ का नोटिस दे दिया। अब बताइए कि अगर क्या आप इस मेडिकल प्रोफेशन को क्या आप पैसे से कैलकुलेट करना चाहते हैं? ठीक है, आप क्या एब्सोल्यूट हो गए हैं? क्या आपके पास इलाज आ गया है? आप क्या हर आदमी के जीने मरने की गारंटी लेने की स्थिति में आ गए हैं? लेकिन ये एरोगेंस है, उन्होंने ये एरोगेंस दिखाया बाबा रामदेव को। तो सवाल ये है कि ताली दोनों हाथ से बजती है। तो उसी तरीके से अगर आपने एक बहुत वैलिड सवाल पूछा कि संभावना सेठ की तरह अगर बाकी सब लोग जो हैं डॉक्टर के अगेंस्ट नोटिस करने लग जाए तो बेचारे ये डॉक्टर कहां जाएंगे? तो सवाल यही पैदा होता है कि आपको यहाँ पे नम्र बनने की, क्योंकि साइंस है, साइंस में हमेशा संभावनाएं हैं, ठीक है। मनुष्य ने कुछ भी क्रिएट नहीं किया है, जो चीजें अवेलेबल था उसी को ट्रांसफॉर्म किया है,
और वही साइंस है बेसिकली। अगर आप एक छोटी सी बात लिए, क्या आपने कोई भी, चाहे अगर कोई दवाई बनती है उसके जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं वो इंग्रेडिएंट्स नेचर में अवेलेबल है, उस कच्चे माल को आप, उस नेचर के माल को आपने ट्रांसफॉर्म करके उसको दवा के फॉर्म में दिया, ठीक है। अगर आप कह रहे हो कोई सोनार है, तो बेसिकली वो सोना पैदा नहीं करता है, वो तो पैदा तो जमीन करती है, वो खनिज आता है, सिर्फ सोनार उसको ठोक पीट के उसको एक शेप में देता है। तो इसी तरीके से हमें ये सोचने की जरूरत है कि हम अभी एब्सोल्यूट नहीं है, कोई भी प्रोफेशन एब्सोल्यूट नहीं है, और जिस तरीके से हम डॉक्टरों की पूरी इज्जत करते हैं, उनका हम पूरा आदर करते हैं, लेकिन साथ साथ जो है इस प्रोफेशन में बहुत संभावनाएं हैं, और अगर कोई इन संभावनाओं पे जब सवाल उठाता है तो हमें उसको विनम्रता पूर्वक लेना चाहिए, ना कि एरोगेंस के साथ। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज मैं देना चाहता हूँ। अच्छा राजीव जी, अंत में मैं आपसे डॉक्टरों के प्रति आपका क्या संदेश है? मेरा अंतिम संदेश यही रहेगा डॉक्टरों के साथ कि इस तरह से जो है वो किसी भी तरह के जो कानूनी पचड़े या पॉलिटिक्स के शिकार होने से बचें, और अगर आप सच्चे अर्थों में डॉक्टर हैं, हम सब अपने कर्तव्य का निर्वाह करें। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट बात है, और साथ ही साथ अगर कोई भी, जहाँ तक कि अगर मैं लॉयर हूँ, हमारे प्रोफेशन में भी हर रोज हम पढ़ते हैं और हर रोज सीखते हैं, हर रोज नई चीज सीखने को आती है, और उसी तरह से डॉक्टर्स के लिए भी जो है हर रोज नया रिसर्च आ रहा है, हर रोज नई संभावनाएं आ रही है। कुछ दवाएं जो हम भारत में आज यूज कर रहे हैं वो शायद अमेरिका में ऑब्सोलीट हो गए हैं या उन पे बैन हो गए हों, ठीक है। एंटीबायोटिक का, जबकि डॉक्टर्स खुद ही बताते हैं कि एंटीबायोटिक का, किसी भी ड्रग्स का जो है अब्यूज जो है, अगर हम जरूरत से ज्यादा यूज करेंगे तो उसके कई साइड इफेक्ट्स हैं, तो वो चीजें हैं। तो इसलिए मैं डॉक्टरों से एक विनम्र निवेदन करूंगा कि अपने आप को किसी भी तरह के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व करने के बजाय जो है अपने प्रोफेशन पे ध्यान दें। उनका एक नोबल प्रोफेशन है, वो एक सेवा से भरा हुआ प्रोफेशन है, और अगर इस भावना को जिंदा रखेंगे तो वो डॉक्टर, हमारे देश की जो परंपरा है, हम उन्हें भगवान का दूसरा रूप मानते हैं, तो उनकी जो इज्जत है वो बरकरार रहेगा, उनका जो आदर है वो हमारे समाज में बरकरार रहेगा। धन्यवाद। राजीव जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।